नमस्कार। हम वॉइस ऑफ जॉय की अगली श्रृंखला के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और इस बार का भी हमारा विषय स्वास्थ्य है। और हम जन स्वास्थ्य पे सरकारों द्वारा जो खर्चा किया जाता है, सरकारों से हमारा तात्पर्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से दोनों को मिलाकर है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार स्वास्थ्य संविधान की समवर्ती सूची में आता है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों की है। इस कारण दोनों मिल के खर्च करते हैं। और अभी हम जितने भी आंकड़े पेश करेंगे उसमें राज्य और केंद्र के द्वारा पेश किए गए जो पैसा दिया जाता है उस पर ही आधारित ये आंकड़े रहेंगे। अभी हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने स्वास्थ्य के मामलों में एक रिपोर्ट 123वीं रिपोर्ट जमा की है और उसमें इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि जब ये कोविड महामारी के समय पे सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी थी और लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने इसके आधार पर यह अनुशंसा की है और उन्होंने 2017 का डाटा लिया है। 2017 में भारत में सरकार सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 1.15% ही खर्च करती थी स्वास्थ्य पे, जन स्वास्थ्य पे। उसे उन्होंने कहा है कि बढ़ा के 2.5% किया जाए और वो भी 2 साल के अंदर। हालांकि 2017 में मोदी सरकार ने एक स्वास्थ्य नीति बनाई है और का मसौदा पेश किया तो स्वास्थ्य नीति बनाई है। उसमें ये दिया है, टारगेट लिया है उन्होंने कि 2025 तक स्वास्थ्य पर जो सकल घरेलू उत्पादन के हिसाब से 2.5% तक खर्च किया जाए। लेकिन संसदीय समिति कहना है कि उतना समय तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, 2 साल के भीतर ही इस खर्च को 1.15 से बढ़ाकर 2.5% तक ले जाया जाए। अब हम इसे अब एक प्रस्थान बिंदु मानकर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और इसके बारे में तथ्य और आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा जो विभिन्न स्रोतों से हमने प्राप्त किया है, और इनका हर का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पादन का 3.6% खर्च होता है। 3.6%, जिसमें से राज्य एवं केंद्र सरकार मिलकर 1.29% खर्च करती है। 2020 का आंकड़ा है, संसदीय समिति ने 2017 का आंकड़ा लिया था। तो इसका कहना है कि जो 3.6% खर्च होता है उसमें से सरकार केवल 1.29% खर्च करती है, जबकि जनता की जेब से 2.31% खर्च होता है। मैंने कुल मिलाकर सरकार से करीब दुगना खर्चा जनता को खुद को करना पड़ता है। लेकिन यदि आप देखोगे, हम तो एक तब तो दावा कर रहे हैं विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु कैसे बनोगे? एक मजबूत राष्ट्र बनाना पड़ेगा। मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि यहाँ के बासिंदे स्वस्थ रहें। तो इनके स्वास्थ्य पे तो खर्चा ही नहीं कर रही सरकार, जबकि जो दूसरे देश हैं उनका यदि देखेंगे तो 2018 का आंकड़ा है, अमेरिका करीब 17% खर्च करता है अपने सकल घरेलू उत्पादन का जन स्वास्थ्य पे, जर्मनी 11%, फ्रांस 11%, जापान 11%, ब्राजील 2%, साउथ अफ्रीका 8%, रशिया 5% और चाइना 5% खर्चा करता है अपने सकल घरेलू उत्पादन का। ये सरकार, वहां की सरकार इतना पैसा खर्चा करती है जन स्वास्थ्य पे। तो भारत में जो 1.29% खर्च किया जाता है उसको यदि देखेंगे तो सरकार साल में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा कर रही है जन स्वास्थ्य पे, तो करीब 2000 के आसपास, 1944 रुपए, 2000 के आसपास खर्चा कर रही है। लेकिन इसमें स्थापना व्यय, वेतन, विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं खर्च सब कुछ शामिल है। अब हम देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। इसको बोला जाता है हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। ये हमने सरकारी दस्तावेज से ही लिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस जो आंकड़े प्रकाशित किए हैं उसके आधार पर ही हम ये बता रहे हैं कि साल 2017 में भारत में 9,28,000 लोगों को निमोनिया हुआ था और जिसमें से 4,200 से ऊपर लोग मारे गए थे। अब आप सोचोगे
कि भारत की आबादी तो 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा है और वहाँ पे महज 9 लाख लोगों को निमोनिया हुआ था। तो वैसा मत सोचिए, आप सोचिए कि इस देश में 9,28,000 लोगों को जो निमोनिया हुआ और 4,200 मर गए, तो इनका इलाज का कितना खर्चा आया। निमोनिया मतलब छाती में इंफेक्शन जो होता है उसमें बहुत खर्च आता है। कई लोग को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, हजारों खर्च करने पड़ते हैं। तो 9 लाख से ऊपर लोग निमोनिया से पीड़ित रहे और उनके हजारों रुपए खर्च हुए हैं। टीबी के भी 21,55,000 नए केस आए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। ट्यूबरक्लोसिस जिसमें कम से कम 6 महीने तक इलाज चलता है, ऐसे 21 लाख से ऊपर 21.5 लाख नए केसेस आए हैं। उसके अलावा सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बनाया है। इसमें 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2012 तक का आंकड़ा दिया है। उसमें यह बता रहा है कि जो नए केस सरकारी, इसमें 31 लाख डायबिटीज के मरीज निकले हैं, 31 लाख, 40 लाख उच्च रक्तचाप के मरीज निकले हैं और जिन्हें उच्च रक्तचाप और डायबिटीज दोनों, ऐसे 11 लाख लोग निकले हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की जो प्रॉब्लम है जिसमें लाखों खर्चे हो जाते हैं, उसमें करीब 2 लाख लोग निकले, 1,98,000 हैं। और स्ट्रोक जिनको हुआ है, करीब 70,000 लोगों को स्ट्रोक हुआ है। और कैंसर के 1,68,000 मरीज मिले हैं। सुनने में बहुत कम लगता है कि इतने बड़े देश में 1,68,000, 1.25-2 लाख लोगों को कैंसर हुआ है, लेकिन जिसको कैंसर होता है उसके परिवार को मालूम है कि इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, संपत्ति नष्ट हो जाती है और मरीज को बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रखा जा सकता। तो मैंने ये बताया कि किस प्रकार से बीमारियां का बोझ बीमारियां बढ़ रही हैं और ये सब खर्चीली बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें लगातार खर्च करने पड़ते हैं। हाइपरटेंशन, शुगर, ये सब में जितना दिन जिंदा रहोगे उतना दिन आपको खर्च करता रहना पड़ेगा और उसमें सरकारी खर्च कम है और आदमी को अपने जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अब साल 2014 का एक डाटा है, हम ये देखना चाहते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने पे कितना खर्च आता है। तो इसमें 2014 का डाटा दिया है कि एवरेज हॉस्पिटल में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि अस्पताल में भर्ती होते हैं तो एक बार में 17,000 रुपए खर्च होता है और शहरी क्षेत्र में 26,000 खर्च होता है। लेकिन ये 2014 का डाटा है। अब हम इसको 2020 का डाटा बना देते, कैसे, गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर। ये सीख लीजिए उस समय सोने की कीमत क्या थी और आज की तारीख में सोने की कीमत क्या है। उसके आधार पर आप तुलना कर सकते हैं कि ये जो 2014 का खर्च का इन्होंने बताया है आंकड़ा, वो आज कितना होगा। तो 2014 के दिसंबर में 10 ग्राम 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 27,611 रुपए थी और अभी नवंबर में 2020 में 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने का मूल्य 51,810 रुपया, करीब 87% बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप मान लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में अस्पताल में भर्ती होने पे 17,000 था तो 34,000, 30,000 रुपये खर्च हो जाता है और शहरी क्षेत्र में 26,000 था तो 50,000 एकम 45,000 रुपये खर्चा होता है। ये एवरेज बताया जा रहा है। अब सोचिए 30,000 या 45,000 रुपये अस्पताल में भर्ती होने पे एक आम नागरिक की औसत आय कितनी है। यदि उसकी आय भी यदि 60,000 70,000 है एक आदमी की आय, या किसी की 1 लाख भी है, उसके परिवार का यदि कोई एक अस्पताल में भर्ती होता है तो 50,000 तो अस्पताल में भर्ती का ही लग जाता है, उसके 1 महीने की आधी तनख्वाह चली जाती है। तो यह है, इस प्रकार से लोगों पे बोझ पड़ता है। और देखा गया है कि खर्च आदमी निकालता कैसे है। करीब 75% खर्चा लोगों को अपने घर के सेविंग से, मैंने जो पैसा बचा के गया था और जो कमाई होती है उसमें से 75% देना पड़ता है अस्पताल में भर्ती होने पर। करीब 18% लोग उधार लेते हैं, वो पैसा 18% उधार लेना पड़ जाता है और घर के कुछ सामान भी बेचने पड़ते हैं, आधा प्रतिशत लोगों का। और अपने रिलेटिव और क्या कहते हैं दोस्तों से जो पैसा मांगा जाता है, जो वो लोग जो मदद करते हैं, वो करीब 5% है।
तो इस प्रकार से हॉस्पिटल में भर्ती होने पे ऐसे खर्चे होते हैं ये। और भारत के प्रति 10,000 की आबादी के लिए, अब चूंकि भारत में हेल्थ पे सरकार इन्वेस्टमेंट कम कर रही है, इस कारण क्या हो रहा है, 10,000 की आबादी के लिए अस्पताल में केवल 8 या 9 बिस्तर हैं, और उसी प्रकार 10,000 की आबादी के लिए केवल 8 चिकित्सक हैं, जबकि होने चाहिए इससे बहुत ज्यादा। ठीक है। ऑक्सफाम ने भी इसके बारे में एक डेटा जारी किया है, वो बताया है कि भारत में अपने जो बजट है, सरकार का जो बजट है, सरकार जो बजट है उसका महज 4% ही स्वास्थ्य पर खर्च करती है, उससे ज्यादा नहीं करती है। तो हमारा यह कहना है, कुल मिलाकर मैंने जो बताया उसको मैं थोड़ा समराइज करता हूं। आज की तारीख में स्वास्थ्य पे 1.29% सरकारें खर्च करती है। इससे पहले जब यूपीए सरकार सत्ता में थी 2004 और 2009 में, इन्होंने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें यह बात रखी गई थी कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर 3% तक किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया, वो 1% के आसपास ही रहा। मोदी सरकार आने के बाद अभी जो 2017 में उन्होंने जो हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की है उसमें उन्होंने उसको कम कर दिया है, कम करके 3% की जगह बोल रहा है कि हम 2.5% तक करेंगे स्वास्थ्य पर खर्च। लेकिन संसदीय समिति कहना है इसे आप तुरंत करिए, जो भी 2.5% आप करना चाहते हैं इसे 2 साल के अंदर ही ले आइए। इसका कारण है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया आतंकित है, और वायरस एक बार आ जाता है तो तुरंत जाता नहीं है। ये वायरस शायद 10 साल, 20 साल या 30 साल तक रहेगा। हाँ, महामारी पे कंट्रोल करना प्राथमिकता है। अभी जो बात हो रहा है कि वैक्सीन लगाकर लोगों के बीच में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर कर इस महामारी को, वैश्विक महामारी को नियंत्रण में लाया जाए, फिर वो रहेगा, वायरस रहेगा। जैसे पोलियो का वायरस भी तो आज भी है ना, पोलियो का तो है, लोगों को चेचक वगैरह भी तो होता रहता है, तो वो ऐसा होता रहेगा। लेकिन अभी हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ कम से कम जो वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी को क्या एक ही दिन में लगाया जा सकता? नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग सकता है पूरे देश को क्या कहते हैं वैक्सीन लगाने के लिए। और मालूम नहीं ये एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन से काम चलेगा कि कई बार वैक्सीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत कम समय मिल पाया है कि हम देख ही नहीं पाए हैं कि कितने समय तक शरीर में एंटीबॉडीज रहती है और टी सेल बनते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य पे खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। और 3% क्या, वैसे जो आदर्श स्थिति है, जानकारों को मानना है कि 6% तक खर्च करना चाहिए भारत जैसे देश में सरकार को। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा लाए कहां से, तो उसके लिए 2 बातें रखते। पहला, अभी कोरोना हुआ तो सरकार ने स्वयं, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम 10 लाख रुपए कुल मिलाकर कोरोना से निपटने के लिए हम दे रहे हैं। उसमें लोन है, कई चीजें दे रहे हैं, केवल स्वास्थ्य पे नहीं। 10 लाख करोड़ उन्होंने खर्चा किया, ऐसा उन्होंने दावा किया है कि 10 लाख करोड़, हम लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो कि हमारे सकल घरेलू उत्पादन के करीब 10% के बराबर पड़ता है। तो वो खर्च तब ना करके हर साल 2-2 लाख बढ़ा देते आप। यदि सीधे स्वास्थ्य पे 2-2 लाख दिया जाता तो कोरोना इतना नहीं फैलता ना। स्वास्थ्य सुविधाएं यदि बहुत ही मजबूत रहती तो कोरोना को हम कंट्रोल कर सकते थे। लोग यहाँ टेस्टिंग के लिए घूम रहे हैं, कहाँ पे भर्ती हुए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को आज भी। तो स्वास्थ्य पे यदि पहले से खर्च किया जाता, और अभी जो उन्होंने 10 लाख करोड़ बोला है ना, वो टोटल खर्च बोला है, हम बोल रहे उसके बदले 2-2 लाख यदि हेल्थ पे डायरेक्ट खर्च किया जाता तो ये स्थिति नहीं आती। अब दूसरी बात और भी, आप बोलेंगे पैसा 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 कहां से लाएं, पैसा तो पेड़ में उगता नहीं। मनमोहन सिंह ने कहा था एक बार कि पैसा तो पेड़ में नहीं उगता, एकदम सही कहा था मनमोहन सिंह जी ने। तो हम आपको बता रहे हैं पैसा सरकार दे सकती है, वित्त की व्यवस्था कैसे कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार आज की तारीख में, पहले भी रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत छूट देती है। माने जो बड़े बड़े निगम घराने हैं उन्हें टैक्स में छूट देती है। सन 2019 में ही 1,45,000 करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट टैक्स पे कटौती की घोषणा कीजिए। क्या जरूरत है उतने रईसों का, अरबपति करोड़पतियों का टैक्स पे राहत देने का? वो ना दे के, ये तो सरकार को घाटा हुआ ना 1,45,000 करोड़ रुपए का। वो पैसा यदि स्वास्थ्य पे सरकार खर्च कर देती तो आज देश की हालत अलग रहती। और मोदी सरकार ने 2018 के 4 सालों में, 2018 का डाटा है ये, मोदी सरकार के 4 सालों में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ रुपए के लोन माफ किए। ये 2018 का आंकड़ा है। तो इतना वो जो बैंकों के लोन माफ किए, ज्यादातर सब बड़े बड़े लोगों के लोन माफ किए। तो लोन माफ करने की जरूरत क्या थी? उतना पैसा आप स्वास्थ्य पे खर्च कर सकते थे। और ये सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी, उसमें यह दिया था कि भारत का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जो कुल बजट है उसका दुगना लोन बैंकों ने माफ कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनिल शशि की ये खबर सबसे पहले आई थी कि भारत का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का जो कुल बजट है उसका दुगना लोन बैंकों ने माफ कर दिया। इतना ही नहीं, आप एनपीए पे आ जाइए। बैंकों का जो पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल के डुबा दिया जाता है, डुबंत खाते में दिया जाता है, यह 2014-15 में एनपीए 4.62% था। 2015 में बढ़कर ये 7.79% हो गया। दिसंबर 2017 में एनपीए बढ़कर 10.41%, माने 4% से बढ़कर 10% हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बड़े बड़े लोग जो लोन लेते हैं उसको नहीं देते हैं, तो उनसे बकायदा लोन लिया जाए, उसकी जगह उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित किया जाता है। जबकि आप और हम यदि लोन लेते हैं बैंकों से, तो आप देखिएगा कि एक आध दो किस्त नहीं देने से क्या हाल रहती है। और खासकर यदि आपने प्राइवेट बैंकों से लोन ले लिया तो आपके घर पे तो लोन वसूल करने वाले ही आ जाएंगे। लेकिन उन बड़े लोगों के पास को नहीं जाता, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जा रहा है, उनका लोन मांग किया जा रहा है, तो ये लोग और रईस होते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये रहा जो कुल भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। कम खर्च किया जाता है, ठीक है, और पैसा ये कॉर्पोरेट पे लुटाया जा रहा है, इनको कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी जा रही है, इनका लोन माफ किया जा रहा है। तो ये पूरे मुद्दे हैं। और हम अपने इस वॉइस ऑफ जॉय की जो श्रृंखला चल रही हमारी, ये 8वीं कड़ी है, हम जन स्वास्थ्य के एक एक मुद्दे को लेकर उस पर हम अध्ययन करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों को ये यदि पसंद आएगा तो इसको लाइक करिए, और आप चाहते हैं यदि इसको दूसरे लोग भी जाने तो इसको शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं यदि इसके बारे में जो हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, जैसे भी नया इसका वीडियो आए, श्रृंखला आए, तो कृपया सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, क्लिक करिए। तो ये पूरा मामला रहा स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन ये जो जन स्वास्थ्य के मुद्दे, हमारा उद्देश्य है कि जनता के हवाले करना है। और जनता के हवाले करने के पीछे कारण है कि 20वीं सदी में एक दार्शनिक हुए थे, राजनीतिक दार्शनिक, उन्होंने कहा था कि जनता के मुद्दे जनता के हवाले करो, तभी वो राष्ट्र उन्नति कर सकता है। तो हम वही कर रहे हैं, हम केवल जनस्वास्थ्य के मुद्दे को जनता के हवाले कर रहे हैं। धन्यवाद।